सबसे पहले इटावा अधिवेशन इंडिया न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू में कोविड पीरियड में शुरू में तो 3 महीने बड़ा ख़राब गुजरे, लेकिन उसके बाद लेकिन मैं पंकज जी आऊँगा आपके पास। मैं पहले तरणपाल जी से जो एक सवाल है मेरा कि कितना कठिन समय रहा व्यापार के नज़रिए से? द्वारा आयोजित इटावा अधिवेशन में मैं इंडिया न्यूज़ टीम का धन्यवाद करता हूं कि इटावा की तरफ इंडिया न्यूज़ का ध्यान गया। इटावा का व्यापार पहले, कोरोना से पहले और कोरोना के बाद, कोरोना से पहले एक स्टेबल स्लो पोजीशन के अंदर चलता हुआ चला जा रहा था। कोरोना काल में जब सभी बंद हो गया तो कारोबार भी बंद हो गया। धीरे धीरे बाज़ार खुलने शुरू हुए। बाज़ार खुलने के बाद सबसे पहला प्रश्न लोगों के सामने आ गया सुरक्षा, अपने आवागमन की सुरक्षा, पर्सनल सुरक्षा। ट्रेन बंद थी, रोडवेज बंद थी, ट्रांसपोर्ट बंद था। अब पर्सनल आवागमन के लिए एक ज़रूरत थी लोगों को सुरक्षित वातावरण में आने जाने के लिए, जिसके लिए उसका चयन कार के अलावा उससे अच्छा चयन उसके पास नहीं था। इसलिए कार का कारोबार, कार बिक्री का कारोबार कोरोना के बाद बढ़ा। कोरोना ने इसके एक इंजेक्शन का काम किया जिसने इसमें तरक्की का काम किया। आज कोरोना के बाद जस्ट उसी के कुछ महीनों के बाद ही उत्सव, फेस्टिवल आ चुके थे, तो वो बराबर स्टेबल बना रहा। ईयर एंड पर दिसंबर में ऑफरों की बरसात आई, कारोबार बढ़ता रहा। अब जनवरी के माह के अंदर कोविड शील्ड आ चुकी है, वैक्सीन आ चुकी है, लोगों का मन अब खतरों से बाहर निकलता जा रहा है और गवर्नमेंट के भी जो ट्रेन और बस के साधन खुलने शुरू हो गए हैं, तो इसके प्रभाव आने वाले समय में देखने को मिलेंगे और उसको बाद में आकलन करेंगे। अभी की स्थिति कारोबार के बढ़ने की स्थिति हुई है, घटने की नहीं। पंकज जी, जो तरणपाल जी कह रहे हैं कि कोविड में दुनिया पूरी थम गई थी और बहुत बड़ा झटका था, हर सेक्टर के लिए झटका था, लेकिन जो ज़रूरत थी लोगों की, लोगों ने अकेला चलना पसंद किया, कार को तरजीह दी और जैसा कहा कि कार की बिक्री बढ़ी है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि हमारी पहले भी एक बार आपसे चर्चा हो रही थी कि पहले जो स्थिति थी कार बाज़ार की या कार के कारोबार की, इटावा शहर की बात करें और इटावा से आसपास के जो इलाके हैं, पहले की बिक्री के आंकड़े क्या थे, अब के आंकड़े क्या हैं, और क्या आपको लगता है कि आसान हुई हैं चीज़ें? देखिए, बढ़ा तो नहीं है, लेकिन हाँ, हम लोग का जो मार्केट शेयर लास्ट ईयर था वो सेम मार्केट शेयर अभी है जी। तो लेकिन हाँ, फ्यूचर में ये कह सकती है कि इसकी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि हम लोग कहीं पे डी ग्रोथ में नहीं गए। सबसे बड़ी बात ये है, जैसे और बिजनेस है, जैसे होटल लाइन है, तो ये सब डी ग्रोथ में गए हैं। लेकिन हम लोग को जो कार बाजार रहा है वो डी ग्रोथ में नहीं गया। ऐसे लोगों ने माना कि सुरक्षा के लिए गाड़ी लेना ज़रूरी है। जो आदमी बस से अपने बच्चों को भेजता था, वो अब पसंद करता है कि नहीं, अब गाड़ी लेके मेरा बच्चा बस गाड़ी से ही चले। तो डी ग्रोथ में तो नहीं है, लेकिन हाँ, स्टेबल है। जो मार्केट शेयर 20% हुंडई का पहले था, आज भी है। कई साल पहले अगर आप देखें तो इटावा शहर में मोटरसाइकिल यानी टू व्हीलर्स का एक बड़ा बाज़ार था, लेकिन कारों का बाज़ार सिमटा हुआ था, सीमित दायरे में था। और कैसे देखते हैं आप पंकज जी, और आपके बाद हम इसी सवाल तरणपाल जी से बाद में पूछेंगे, अपने 2 मेहमानों को पैनल में बैठे हैं उनको जोड़ेंगे, वो विस्तार कैसे हुआ पिछले अगर 10 साल की बात करें, 15 साल की बात करें, कि इटावा में आपका बहुत शुरुआती दौर से इस तरह का कारोबार रहा है। देखिए, पास के जिलों को ले लें, जैसे मैनपुरी, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज और उरई, जालौन, तो इटावा तो इस मामले में शुरू से भाग्यशाली रहा कि यहाँ सारी डीलरशिप है लगभग। और किसी और ज़िले में देख लीजिए तो अभी भी डीलरशिप नहीं है। तो इटावा का एक मार्केट तो शुरू से ही बहुत अच्छा मार्केट रहा है कार बाज़ार के लिए। आऊँगा लौट कर मैं आपके पास। हमारे 2 मेहमान हमारे जो बाएं साइड बैठे हैं, संजू चौधरी जी, भट्टा कारोबार से आप जुड़े हैं, और इटावा की अगर बात हो, इटावा की धरती पे हम बात करें तो इटावा की ईंट बहुत मशहूर है। और मुझे याद है कि पिछले कई दशकों से, और पहले जो माहौल था जो मैंने देखा, बहुत दूर तक जाती थी ईंट। अब वो स्थिति क्या है
क्योंकि यहाँ की अगर स्थानीय भाषा में बात करें तो 3 तरह की ईंट होती थी, अव्वल, दोयम, तेयम। और जो अव्वल ईंट होती थी वो दिल्ली और दिल्ली से आगे बहुत दूर तक सप्लाई होती थी। तो भट्टा कारोबार की नज़र से अगर देखें तो क्या उसी तरह की सप्लाई अब भी होती है इटावा की धरती से, या स्थितियाँ बदली हैं? सबसे पहले तो मैं नमस्कार करता हूँ यहाँ सब बैठे हुए लोगों का। और राघवन जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोरोना काल में लॉकडाउन के अंतर्गत जहाँ एक तरफ प्रशासन कम्युनिकेशन के माध्यम से लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर रहा था, वहाँ प्रत्येक भट्टा वाला एक एक भट्टे पे 250-250 परिवार रहते हैं। प्रत्येक दिन 250-250 परिवारों की ज़रूरतों को पूरा किया पूरे लॉकडाउन में। उसके माध्यम इतनी आर्थिक स्थिति सब लोगों ने, भट्टे वालों ने झेली भी है। उसके बाद आज कारोबार चल रहा है, ठीक है, ईंटें बराबर अब रेगुलर मकान चालू हो गए, बनना चालू हो गए हैं, अब कारोबार मतलब चल रहा है। ये एक अच्छी बात है जो संजू चौधरी जी ने कही कि कोविड काल में किस तरह लोगों की मदद की गई, जो ज़रूरतमंद थे उनको राशन मुहैया कराया गया, आर्थिक रूप से मदद की गई। ये एक मानवीय पहलू है और एक सामाजिक जिम्मेदारी का जो आपने बात कही, बहुत अच्छी बात है। सीपू जी, आप बताइए कि होटल बिजनेस से आप जुड़े हैं, वो झटका आपके लिए कैसा था जो पिछले 8-10 महीने बीते हैं, कोविड काल जिसको हम कहते हैं सामान्य तौर पर, आपका कारोबार किस तरह प्रभावित हुआ उसमें? सर्वप्रथम तो मैं इंडिया न्यूज़ को बधाई दूंगा, खासकर अमित जी को, जिन्होंने इस छोटे शहर में इतना बड़ा प्रोग्राम कराया है, ये बधाई के पात्र हैं। दूसरा, कोरोना काल में सबसे ज़्यादा प्रभावित जो हुआ है वो होटल व्यवसाय हुआ है। हम लोगों का जो कारोबार था पहले तो बिल्कुल बंद ही हो गया था, फिर धीरे धीरे ये सितंबर से स्टार्ट हुआ, थोड़ा बहुत 10% बढ़ा हुआ, आज की तारीख में 25-30% आ गया है ये कारोबार। 25 से 30% लौटा है वापस पटरी पर। हमारा मैरिजों का कारोबार भी है, होटल मैरिज दोनों हमारे पास हैं। जैसे मान लो हम सामने 200 शादियाँ करते थे लगभग, तो आज पोजीशन ये है कि 150-130 रह जाएंगी। तो जाहिर है कि वो असर रहेगा, अभी कुछ दिन और दिखाई देगा। लेकिन इटावा में संभावनाएं बहुत हैं कारोबार होटल व्यवसाय के लिए। यहाँ पे डॉल्फिनों का है, यहाँ पे अपने यहाँ पचनत प्रोजेक्ट है, यहाँ पे अगर चालू हो जाए अच्छा रहेगा। दूसरा, यहाँ पे एलिगेटर्स का जो है बहुत अच्छा व्यवसाय हो सकता है। यहाँ तो पे कहना है कि जो अब पर्यटक संभावनाएं बहुत है यहाँ पे भी आएंगे धीरे धीरे इटावा की तरफ, तो होटल कारोबार बढ़ेगा, धीरे बढ़ेगा। जी जी। अमित, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? इस तरह से पर्यटन की बात है इटावा की, इटावा इष्टकापुरी से जाना जाता रहा है। भट्टा व्यापारी है मेरे साथ, और साथ में मेरे साथ होटल व्यापारी हैं, 4 व्हीलर व्यापारी हैं। मैं पहले आता हूँ ये 4 व्हीलर व्यापार। कोरोना काल को आप लोग कैसे देखते हैं, जहां एक तरफ 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का जो सेगमेंट है, तरणपाल जी, कितना अंतर आप मानते हो कि सेल में कितना डिफरेंस आया है? क्या लोगों की मेंटेलिटी हुई है 2 व्हीलर से 4 व्हीलर में सेल को लेकर कन्वर्ट हुई है? 4 व्हीलर का जन्म 2 व्हीलर से ही स्टार्ट होता है। 10 मोटरसाइकिल जब बिकती हैं तो उनमें से एक कार का ग्राहक तैयार हो जाता है। तो कार की सेल इस शहर के अंदर निरंतर जब बढ़ी है तो इसका निश्चित अनुपात है कि मोटरसाइकिल की सेल भी उसी अनुपात से 10 के अनुपात से बढ़ी है। ये एक रेशियो के अनुसार सारा कैलकुलेशन चलता है, 10 पर 1। और इस शहर के अंदर हर व्यक्ति पर्सनल ट्रांसपोर्ट की तरफ मूव कर रहा है, इंडिया में कर रहा है। आज से 2009 में हमारे मारुति के चेयरमैन ने एक मीटिंग में कह दिया था, 2009 में कहा था कि इंडिया के लोग अब सड़क के किनारे खड़े होकर, परिवार के साथ खड़े होकर किसी बस और टेम्पू का इंतजार नहीं करना चाहते। वो परिवार को एक सुरक्षित और अपने पर्सनल व्हीकल में लेके जाना चाहते हैं। ये देश उस तरफ चल पड़ा है और ये दिनों दिन बढ़ता जाएगा। हर व्यक्ति अपनी एक कार के लिए आगे बढ़ेगा और खरीदेगा। पंकज जी, एक सवाल आपसे भी, जो ये काल निकला है कोरोना काल, उसके बाद आप कितना सेल में अंतर देखते हैं और किस तरह की अब स्ट्रेटजी आप लोग जो 4 व्हीलर व्यापारी हैं, कितना आपको सपोर्ट कंपनियों से मिल रहा है, और इटावा के लिए आप लोग क्या ऐसा करना चाहते हो कि जो चीज़ें, चूँकि पर्यटन स्थल भी इटावा एक तरह से डेवलप होता जा रहा है? देखिए, कंपनी तो पूरा सहयोग कर रही है। अभी तक सब बहुत से ऐसा पार्ट्स था जो चाइना से आता था, अब चूँकि चाइना का बिल्कुल बंद हो गया है।
तो उन्होंने यहाँ पर तैयार किए थे। थोड़ा तो प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन फिर भी कंपनी का पूरा सपोर्ट है। पूरा सपोर्ट पूरा है। सपोर्ट है। एक सवाल मैं सीपू चौधरी, जो कि होटल व्यापारी हैं, सबसे बड़ी जो मार हुई है कोरोना काल में वो होटल इंडस्ट्री को लगी पड़ी है, तो अब आप लोग उभरने के लिए किस तरह का सहयोग प्रशासन से, सरकार से, और आप लोग क्या और ऐसा करने जा रहे हो जिससे जो इंडस्ट्री हमारे इटावा जो डेवलप हो रहा है, हम आज इटावा के मंच पर इटावा की बात कर रहे हैं, तो आप लोग ऐसा और क्या तैयारियां कर रहे हो? हम लोग पैकेज टाइप बना रहे हैं इसमें, ये शादियों के लिए कर रहे हैं, लगन प्रोग्राम कराना है, किसी को फंक्शंस करने हैं, छोटे तो छोटे पैकेज प्रोग्रामों तरीके का बना रहे हैं अरेंजमेंट इनको। कर रहे हैं। और जो चीप हो लोग आए हमारे पास, ज़्यादा अट्रैक्ट हो वहाँ के लोग। लोगों को कैसे खींच पाए आप? खींच पाएं। ये जी, आपकी रणनीति का हिस्सा होगा। अच्छा संजू, आप ईंटों के व्यापार से हैं, भट्टे आपके हैं, तो आप लोगों को देख क्या लगा है, चूंकि कोरोना काल में लोगों ने मकान भी नहीं बनवाए, तो कितना आप नफा नुकसान देख पा रहे हैं अपने व्यापार में? काफ़ी नुकसान झेला है हर भट्टा व्यवसायी ने। अब चूँकि अब मकान बनना चालू हो गए हैं और अपनी क्वालिटी पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं, जिससे कंपटीशन का माहौल तो है, और अपनी क्वालिटी पे ध्यान देके जितना भी हो सकता है उतना हम लोग चलाने की कोशिश कर तो रहे हैं। राघवेंद्र, ये स्थिति है। इसी से मैं अपने एक सवाल को इसी से जोड़ देता हूं, जो मैंने पहले सवाल आपसे किया था, जी जी गुणवत्ता के आधार पर देखें, तो मैंने कहा कि और जो हमने पैकेज शुरू में चलाया, जी जी जिसमें इटावा के इतिहास का जिक्र था, उसमें इस बात का भी जिक्र था कि यहाँ की ईंटों की अपनी क्या अहमियत रही पहले। बिल्कुल। बहुत सारे ईंट भट्टे हैं और लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हम देखते हैं इटावा के चारों तरफ। तो उस नज़रिए से देखें कि आपका व्यापार एक तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जो ईंट की सप्लाई वाला हमने एक फैक्टर आपके सामने रखा था कि क्या उसी तरह की डिमांड है बाहर से? बिल्कुल है, बिल्कुल है। आगरा है, कहाँ कहाँ जाती ईंटें आपकी? आगरा, मैनपुरी, इस क्षेत्र में पूरा ईंटें जाती हैं टोटल, और ये पनबाड़ी, राट, महोबा, इन क्षेत्रों में ईंटें सप्लाई चालू हो चुकी है। दुश्वारियाँ क्या हैं आपके धंधे में? कोई कठिनाइयाँ, कोई समस्याएं आपकी हों? नहीं, कठिनाइयाँ तो लेबर संबंधित रहती हैं, है ना, लेबर आ रही है, जा रही है ना, कुछ वैसी कोई समस्याएं नहीं है। लेबर की समस्या आप कहते हैं, वो लेबर तो स्थानीय होती है, बस पास पड़ोस की होती है, नहीं, लेकिन उसमें भी जब ये लॉकडाउन था तब भी शायद काम आपका बंद नहीं हुआ था, धीमा जरूर हुआ था। बिल्कुल धीमा क्योंकि हुआ था, लेकिन उनको बैठाल के हम लोगों ने पूरा उनकी ज़रूरतों को पूरा किया। काम तो बंद हो गया था लगभग, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग बंद थी, और ट्रांसपोर्टिंग बंद थी तो उस संबंध में फिर हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते थे। जो कि स्टॉक था वहीं की वहीं स्टॉप कर दिया गया सारा, क्योंकि इतनी जगह भी नहीं होती है, भट्टे वालों का ईंट कहाँ लगाए, जितना भी निकला वहीं रख दिया, उसका ट्रांसपोर्टिंग नहीं हुई, और सारे लेबर को जितनी उनकी ज़रूरतें हैं उनको जब तक लॉकडाउन लगा रहा तब तक उनकी ज़रूरतों को पूरा किया। देश भर के जो हमारे दर्शक हैं वो जरूर जानना चाहेंगे इस कारोबार में। एक सवाल और है मेरा, चूंकि मट्टी का जो आपका मुख्य काम जो है भट्टे से संबंधित है, तो जो मट्टी की एक समस्या है जो आए दिन हम लोगों के सामने आती रहती है, तो किस तरह से आप लोगों को विधिवत अवेलेबल हो पा रही है, कितना प्रशासन से आपको उसका सहयोग मिल रहा है? चूंकि सारा काम मट्टी पे डिपेंड करता है, खनन से रिलेटेड वो घूम जाती है कहानी, तो क्या वो कहाँ आप देख पाते हैं कि कहाँ हिंड्रेंस है? खनन क्या, हम लोग जेसीबी से का यूज़ नहीं करते हैं, लेबर खुद अपने उससे जेसीबी तो मना है उसमें यूज़ करने के लिए, जेसीबी यूज़ नहीं करते हैं हम लोग, अपना लेबर के माध्यम से उसको खुदाई करा के उससे वो ईंट पतवाने का काम करते हैं। और प्रशासन को जो रॉयल्टी हम लोगों को भट्टे वालों को रॉयल्टी दी जाती है वो सालाना हम लोग जमा करते हैं। जी बिल्कुल। राघवेंद्र जी, सवाल सीपू जी आपसे इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ, सीधा तो जुड़ाव इस सेशन से नहीं हो सवाल का, लेकिन सवाल इसलिए, जब पर्यटन की बात करते हैं कि पर्यटन के लिहाज से इटावा आगे बढ़ेगा और तमाम चीज़ें जुड़ रही हैं शहर के साथ, एक परसेप्शन बहुत ख़राब है इटावा के बारे में, और मैं खुद महसूस करता हूँ इटावा से बाहर इटावा के बारे में एक राय लोग बहुत अच्छी नहीं रखते। ऐसा क्यों महसूस होता है आपको, क्यों नहीं, ये वजह क्या है इसके पीछे? एक्चुअली पहले यहाँ डकैतों का बहुत बुरा साम्राज्य रहा है। वो तो पहले की उससे- बात हो गई, नहीं, लेकिन मौजूदा दौर में भी लोग बहुत तारीफ नहीं करते बाहर, नहीं, जो लोग इटावा आ जाते हैं वो इटावा जाना नहीं चाहते। जाना नहीं चाहते। वेरी गुड। बिल्कुल राघवेंद्र, इटावा जहाँ को एक चीज आप ये देख बदनाम रहे हो है। कि इटावा जो बदनाम है, लोग जो बाहर के परिदृश्य में बदनामी कर रहता है, तो आप लोग व्यापारी हैं, किस तरह से फिर आप लोग अपने आप को चेंज कर पा रहे बड़ा हैं? जरूरी है कि उस राय को बदलें, और एक आप सबकी जिम्मेदारी है, और कहीं ना कहीं हम सबकी जिम्मेदारी है। तो जो आपने कहा, जब लोग तब आएंगे इटावा आना तब शुरू होगा जब उनके बारे में, उनके मन में राय अच्छी बनेगी इटावा के बारे में, तो वो भी आप लोगों की सामाजिक जिम्मेदारी है। उस पर भी कभी सोचते हैं आप लोग कि कैसे राय बदली जाए? तरणपाल जी। देखिए, इटावा के एजुकेशन का बहुत बड़ा सेंटर बना, अच्छी एजुकेशन बच्चों को मिली, और बाहर से भी बहुत बच्चे पढ़ लिख कर जब आए हैं, तो इटावा को जो डेवलपमेंट में उन बच्चों का बहुत बड़ा योगदान है। जी। बच्चे इटावा में रुकें
और अपने पेरेंट्स के साथ और अपने सिस्टम के अंदर जुड़े, उसके लिए इटावा को एक अच्छे लाइफस्टाइल वाली जगहों की ज़रूरत है, जो बहुत बड़ी कमी अभी इटावा के अंदर है। जी। बच्चा बाहर पढ़ लिख कर आता है, वो लाइफस्टाइल की तरफ फिर वापसी भागता है। तो इससे इटावा के अंदर रोकने के लिए, अपने परिवार में रोकने के लिए, उसके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग इस शहर की ज़रूरत है। नए अच्छे बाजार, नए अच्छे कैफेटेरिया, नए ब्रांडेड होटल्स की, बहुत बड़ा बैंक्वेट होटल्स की इटावा की बहुत बड़ी ज़रूरत है। जितने बनेंगे सभी भरे रहेंगे, खाली नहीं रहेंगे। क्योंकि पंकज जी, जब लोग यहाँ रहेंगे, बाहर से भी लोग आएंगे, तभी धंधा बढ़ेगा, तभी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग यहाँ डेवलपमेंट की जरूरत है। आपका इटावा कहना, की पंकज जी। कनेक्टिविटी इतनी बेहतरीन हो चुकी है, एयरपोर्ट ना होते हुए भी यहाँ एक्सप्रेस वे, 6 लेन NH, ये सभी इस इटावा तरह से का जुड़ा विकास तो हुआ है, बहुत दिखता है। जुड़ा हुआ है। देखिए, ये इटावा का आप लोग बहुत जैसे बड़ा प्लस व्यापारिक है। इंडस्ट्री, व्यापारिक परिदृश्य से पंकज जी से भी हैं, इसी तो पर पंकज जी आप मतलब देखिए, आप लोग ऐसा किस है तरह कि से चेंज कराना ये चाहते हैं? ये चंबल क्षेत्र से जुड़ा हुआ इटावा रहा है, तो इसलिए बदनाम रहा है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे पहले भी थे और आज भी हैं। जो यहाँ आ जाता है, बिल्कुल सही बात है, वो खुश रहता है, वो यहाँ से जाना ही नहीं चाहता। जब यहाँ के लोगों से आप मिलेंगे तो आपको लगेगा नहीं आज ये तो काम का बदनाम नहीं, है। यकीन नहीं, तो जो बदनामी है, जो इटावा के नाम से डर है, और हम बात कर रहे हैं आज इटावा के व्यापारियों से, तो आप लोगों की फीलिंग क्या है? चूंकि जो इटावा को आप बहुत करीब से टच करते हैं, तो आपके हिसाब से इटावा कैसा है और कैसा आप देखना चाहते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, यहाँ एजुकेशन हब होगा तो नेचुरली जब बच्चे यहाँ पढ़ेंगे तो वो विकसित होंगे और एक उनकी सोच वो सब डेवलप होगी, व्यापार बढ़ेगा, तो यहाँ बहुत एलाइन सफारी खुल जाएगा। तो देखिए, हर बिजनेस में इसका इम्पैक्ट आएगा। समय की बाध्यता है और हम बिल्कुल आखिरी 2 कमेंट के तौर पर संजू जी और सीपू जी, आपसे सुझाव के तौर पर अगर आपसे मैं चाहूँ कि क्या आप चाहते हैं सरकार के स्तर पर कि सरकार ऐसा क्या करे कि इटावा में आपका कारोबार और बढ़े, तो क्या मांग है या क्या सुझाव है आप लोगों का? सरकार से मांग हमारी ये है कि जो जैसे हमारा चंबल, यमुना और इक्वारी, इसकी जो खारें हैं, इनमें कुछ पर्यटन क्षेत्र में उसको बढ़ाएं इसका। दूसरा, यहाँ पे अपना जो इटावा में पचनत प्रोजेक्ट है, ये दुनिया हिंदुस्तान में शायद पहली जगह होगी जहाँ पे 5 नदियाँ एक साथ मिलती हैं आके। वो हालांकि सांसद जी ने वो किया है प्रोजेक्ट को, उसके लिए प्रारंभ सांसद किया जी ने है। उठाया था, रघुराज जी बैठे हैं हमारे सामने, हाँ, और रघुराज जी ने उसका- पचनत को कई बार संसद में उठाया हाँ, भी तो है। वो प्रोजेक्ट जी। प्रोसेस में आ गया है। वो ये दुनिया में पहली जगह शायद है जहाँ 5 नदियाँ एक साथ मिलती हैं आके। नहीं, बिल्कुल, और उस पर काम होना चाहिए और आगे काम होना एलिगेटर चाहिए। से यहाँ पे ब्रीडिंग करते हैं, वो भी वर्ल्ड में शायद 2nd नंबर है। ये एलिगेटर से यहाँ पे करते हैं, यहाँ डॉल्फिन है अपने यहाँ। तो यहाँ पे लोगों को पता नहीं है, इसको कैसे भी पर्यटन क्षेत्र में लाया जाए, हम चाह रहे लाया हैं। जाए, काम बढ़ाया जाए। सफारी है। जी जी जी, लेजिट संजू जी, अच्छा आपके प्रोजेक्ट है कमेंट, जी। आपका क्या सुझाव है? मैं ये चाहता हूँ यहाँ पर जो हमारी इटावा में रोज़गार संबंधित सूत मिल थी, अगर उसको दोबारा पुनः चालू किया जाए, है ना, तो इससे हमारे युवा लोगों को रोज़गार मौका मिलेगा, रोजगार में बढ़ोतरी होगी। तो इस सत्र में फिलहाल इतना ही, और इन 4 खास मेहमान और हमारे को होस्ट अमित मिश्रा के साथ जो हमने चर्चा की, लेकिन आगे आने वाले जो और सत्र हैं उनमें अलग अलग मुद्दों पर हम यहाँ मंथन करेंगे अलग अलग मेहमानों के साथ। आगे की कार्रवाई के लिए रंजना। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जिक्र यहाँ पर व्यापार का हुआ और तमाम चुनौतियां जो हमने देखी, हालांकि अब वैक्सीन आ चुकी है, कोरोना के बाद का जो इफेक्ट था वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। आप सभी से दरख्वास्त करूंगी कि आप मंच पर ही बने रहिए। अरविंद जी से इस बीच मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मंच पर आके हमारे तमाम खास मेहमानों को सम्मानित करें, चूंकि व्यापार और उद्योग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र के लिए होता है, जहां पर खासतौर पर इटावा की बात करें तो घी का सबसे बड़ा वितरण केंद्र माना जाता है। इन सब के बीच यहाँ पर एक बार फिर से देश जो है वो धीरे धीरे पटरी पर चलता हुआ नजर आ रहा है, और उम्मीद है कि इटावा भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ेगा जो रफ्तार कोरोना के पहले हुआ करती थी। तमाम मेहमान हमारे बीच में मौजूद रहे और यहां पर उन्होंने बड़ी ही बेबाकी से अपनी बात को सामने रखा। अलग अलग सेक्टर से नाता रखते हैं, उन सेक्टर्स पर कोरोना का इफेक्ट क्या हुआ है और आने वाले समय में उसको कैसे पार करना है, उसको लेकर भी रोड मैप क्या तैयार हुआ है, उस पर बातचीत हुई है। अरविंद जी से दरख्वास्त करूंगी मंच पर आके हमारे तमाम मेहमानों को सम्मानित वो करें। जोरदार तालियां एक बार आज के खास मेहमानों के लिए। सबसे पहले पंकज तिवारी जी हैं हमारे बीच में, राजेंद्र हुंडई से। जोरदार तालियां पंकज तिवारी जी के लिए। तरणपाल सिंह कुलदीप मोटर से हमारी चर्चा का विशेष तौर पर हिस्सा बने। जोरदार तालियां तरण जी के लिए। संजू चौधरी जी भट्टा व्यापारी हैं, जोरदार तालियां एक बार संजू चौधरी जी के लिए।
क्योंकि भट्टा का जो व्यापार है वो सबसे ज्यादा कोरोना के दौरान इफेक्ट हुआ है यहां पर। ऐसे में एक बार फिर से उस दौर से निकलकर वापस से व्यापार को पटरी पर लाना बड़ी चुनौती। होटल कारोबारी सीपू चौधरी जी भी हमारे बीच है, जोरदार तालियां एक बार सीपू चौधरी जी के लिए, क्योंकि होटल का जो व्यापार है आप सभी ने देखा है, ना सिर्फ होटल का व्यापार, तमाम उद्योग जो हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावित होते हुए कोरोना के दौर में नजर आए। ऐसे में फिर चाहे वो कपास का उद्योग हो जिसके लिए इटावा जाना जाता है, या फिर रेशम की बुनाई का उद्योग हो, तो एक बार हौसला अफजाई के लिए जोरदार तालियां। अरविंद जी आप